नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की दुनिया में गीता या बाइबल का दर्जा मिला हुआ है। हाँ बिल्कुल। किताब का नाम है कन्फेशंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन और इसके लेखक हैं डेविड ओगिल्वी। जो लोग इस फील्ड में हैं उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा। पर उनकी किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्सर आप कह सकते हैं नजरअंदाज हो जाती हैं। हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि डेविड ओगिल्वी को सिर्फ एडवर्टाइजिंग का पितामह कहना उनके साथ पूरी तरह न्याय नहीं करता। अच्छा। वो एक तरह के क्रांतिकारी थे। 1948 में जब उन्होंने अपनी एजेंसी ओगिल्वी एंड माथर शुरू की, तब एडवर्टाइजिंग ज्यादातर अंदाजे और क्रिएटिव लोगों की मर्जी पर चलती थी। हाँ, मतलब गट फीलिंग पर। बिल्कुल। ओगिल्वी ने आकर कहा, नहीं, एडवर्टाइजिंग एक कला तो है, पर ये एक विज्ञान भी है। उन्होंने रिसर्च, डेटा और इंसानी मनोविज्ञान को इस फील्ड के केंद्र में ला खड़ा किया। बिल्कुल, और यही बात आज की हमारी चर्चा को बहुत दिलचस्प बनाती है। आज की दुनिया AI ड्रिवन एड्स, वायरल मार्केटिंग और 15 सेकंड की रील्स की है। तो क्या लगभग 70 साल पहले लिखा गया एक बूढ़े विज्ञापन गुरु का ज्ञान आज भी काम का है, या सिर्फ इतिहास का एक पन्ना बनकर रह गया है? हाँ, आज हम यही देखेंगे कि डेविड ओगिल्वी के सिद्धांत अमर हैं या सिर्फ एक याद। मुझे लगता है कि इस चर्चा के अंत तक सुनने वाले हैरान रह जाएंगे कि उनकी बातें आज कितनी ज्यादा प्रासंगिक हैं। अच्छा, ये किताब सिर्फ विज्ञापन बनाने के बारे में नहीं है। ये बिजनेस चलाने, एक बेहतरीन टीम बनाने और सबसे जरूरी इंसानों को समझने के बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं ओगिल्वी के सबसे बुनियादी और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल सिद्धांत से। उनका एक मंत्र था, वी सेल और एल्स, यानी हम बेचते हैं या फिर कुछ नहीं। उनका साफ मानना था कि विज्ञापन का एकमात्र मकसद सामान बेचना है, अवार्ड जीतना या लोगों का मनोरंजन करना नहीं। सही कहा। और ये उस दौर के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। तब बहुत सी एजेंसियां कलात्मक विज्ञापन बनाने पर जोर देती थीं, जो दिखने में सुंदर हों, जिन्हें अवार्ड्स मिले। ओगिल्वी ने कहा, ये सब बेकार है अगर क्लाइंट का माल गोदाम में पड़ा रहे। उन्होंने कहा कि वो अपने क्लाइंट के पैसों को ऐसे देखते हैं जैसे वो उनके अपने पैसे हों, और वो उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हर विज्ञापन सिर्फ बेचने पर ही फोकस करेगा तो क्या इससे ब्रांड की क्रिएटिविटी खत्म नहीं हो जाती? क्या सारे विज्ञापन उबाऊ और एक जैसे नहीं हो जाएंगे, जो बस चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो मेरा प्रोडक्ट खरीदो? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और ओगिल्वी ने इसका जवाब भी दिया था। अच्छा। उनका एक और मशहूर कथन था, यू कैनॉट बोर पीपल इनटू बाइंग। यानी आप लोगों को बोर करके कुछ नहीं बेच सकते। तो उनके लिए दोनों विचार साथ साथ चलते थे। मतलब एक संतुलन। बिल्कुल। आपका मकसद बेचना है, लेकिन बेचने का रास्ता दिलचस्प होना चाहिए। आपको ग्राहक का ध्यान खींचना होगा, उसकी दिलचस्पी जगानी होगी। बोरिंग विज्ञापन को ही नहीं देखता, और जो विज्ञापन देखा ही न जाए वो कुछ बेच भी नहीं सकता। तो ये एक संतुलन बनाने की बात है। बेचने के मकसद को ध्यान में रखते हुए क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना। हाँ। और मुझे लगता है यहीं पर उनका तीसरा बड़ा सिद्धांत आता है। हाँ। उपभोक्ता कोई मूर्ख नहीं है, वो आपकी पत्नी है, उसकी बुद्धिमत्ता का अपमान न करें। हाँ। आज के जमाने में कोई पत्नी वाला उदाहरण देता तो शायद मुश्किल में पड़ जाता, लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है। बिल्कुल। वो कहना चाह रहे थे कि आप ग्राहक को आकर्षक नारों और झूठे वादों से बेवकूफ नहीं बना सकते। आपको उनकी इज्जत करनी होगी, उन्हें जानकारी देनी होगी, तथ्य बताने होंगे, उन्हें ये समझाना होगा कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाएगा। और इसीलिए वो लंबी कॉपी के पक्ष में थे। हाँ, यही वजह है कि ओगिल्वी हमेशा लंबी विस्तृत कॉपी लिखने के पक्ष में थे। उनका मानना था, द मोर यू टेल द मोर यू सेल। ये फिलॉसफी आई कहाँ से? उनका बैकग्राउंड तो जहाँ तक मुझे पता है एडवर्टाइजिंग का था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने सुना है कि उन्होंने शेफ से लेकर किसान तक सब कुछ किया है। हाँ, और उनके सिद्धांत उन्हीं अनुभवों की भट्टी में तप कर निकले हैं। वो ऑक्सफोर्ड से ड्रॉप आउट थे। उन्होंने पेरिस के शानदार होटल मैजेस्टिक की किचन में एक शेफ के तौर पर काम किया, घर घर जाकर कुकिंग स्टोव बेचे, ब्रिटेन के लिए जासूसी की, और यहाँ तक कि जासूसी भी की। हाँ, और यहाँ तक कि अमेरिका में एक अमिश किसान के तौर पर भी काम किया। वाह। और फिर 38 साल की उम्र में बिना किसी अनुभव और सिर्फ $6000 के साथ उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की। होटल मैजेस्टिक की किचन वाला अनुभव तो बहुत मशहूर है। कहते हैं उन्होंने लीडरशिप के सबसे बड़े सबक वहीं अपने हेड शेफ मॉन्शर पिटार्ड से सीखे। बिल्कुल। पिटार्ड एक बहुत ही सख्त बॉस थे, जिनके अंडर काम करना बेहद मुश्किल था।
लेकिन ओगिलवी ने उनमें लीडरशिप के गुण दिखे। जैसे पिटार्ड खुद किचन के सबसे काबिल कुक थे, जिससे बाकी सबको प्रेरणा मिलती थी। लीड बाय एग्जाम्पल। हाँ, वो कभी कभार ही किसी की तारीफ करते थे, लेकिन जब करते थे तो उस एक तारीफ के लिए लोग महीनों तक मेहनत करने को तैयार रहते थे। तो ये जो सख्त अनुशासन उन्होंने किचन में सीखा, क्या वो अपनी एजेंसी में भी उतना ही लागू करते थे? क्या वो एक बहुत सख्त बॉस थे? सख्त से ज्यादा वो उत्कृष्टता के हिमायती थे। पिटार्ड अक्षमता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बेहतरीन लोगों के लिए अयोग्य साथियों के साथ काम करना सबसे ज्यादा मनोबल गिराने वाली बात होती है। सही बात है। ओगिलवी ने यही सिद्धांत अपनी एजेंसी में लागू किया। वो हमेशा अपने से बेहतर और ज्यादा बुद्धिमान लोगों को काम पर रखते थे। उनका लक्ष्य एक ऐसा माहौल बनाना था जहां जीनियस लोग फल फूल सके। एक कहानी और है, प्लेट दू जोर, यानी आज की खास डिश वाली। वो क्या थी? वो भी पिटार्ड के अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक बार ओगिलवी ने एक वेटर को बता दिया कि आज की स्पेशल डिश खत्म हो गई है। अच्छा। पिटार्ड ने ये सुन लिया और ओगिलवी को लगभग नौकरी से निकाल ही दिया था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, एक बेहतरीन किचन में हम मेन्यू में किए गए वादे का हमेशा सम्मान करते हैं। वाह। ओगिलवी ने ये सबक अपनी जिंदगी में उतार लिया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सबसे अच्छी जगहों पर वादे हमेशा निभाए जाते हैं, चाहे उसके लिए कितनी भी पीड़ा और ओवरटाइम क्यों ना करना पड़े। एक किचन से मिला सबक एडवर्टाइजिंग एजेंसी का मूल सिद्धांत बन गया। ठीक है, तो उन्होंने अपनी टीम बना ली, लीडरशिप के सिद्धांत भी तय कर लिए, पर जब वो असल में किसी क्लाइंट जैसे रोल्स रॉयस के लिए कैंपेन बनाने बैठते थे, तो शुरुआत कहाँ से होती थी? शुरुआत होती थी एक बड़े आइडिया की तलाश से, जिसे वो बिग आइडिया कहते थे। बिग आइडिया। हाँ, ओगिलवी का मानना था कि अगर आपके कैंपेन में कोई बड़ा आइडिया नहीं है, तो वो रात में एक ऐसे जहाज की तरह गुजर जाएगा जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाएगा। एक बड़ा आइडिया वो होता है जो तुरंत आपका ध्यान खींचे, आपको सोचने पर मजबूर कर दे और जो सालों तक याद रहे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो शायद रोल्स रॉयस का ही विज्ञापन है। यकीनन। उस विज्ञापन के लिए ओगिलवी ने 3 हफ्तों तक रोल्स रॉयस की इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स पढ़ी। 3 हफ्ते? हाँ, सिर्फ रिपोर्ट्स। और अंत में उन्हें एक लाइन मिली जिस पर उन्होंने अपनी हेडलाइन बनाई। वो हेडलाइन विज्ञापन की दुनिया में अमर हो गई। और वो थी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर इस नई रोल्स रॉयस में सबसे तेज आवाज इसकी इलेक्ट्रिक घड़ी से आती है। वाह, 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर सबसे तेज आवाज इलेक्ट्रिक घड़ी से आती है। ये लाइन तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये कार की शानदार इंजीनियरिंग, उसकी शांति और उसकी लग्जरी, सब कुछ एक झटके में बता देती है। बिल्कुल। मुझे तो लगता है आज भी ये काम करेगी। देते थे। वो कहते थे, जब आप अपनी हेडलाइन लिखते हैं तो आप अपने डॉलर में से 80 सेंट खर्च कर चुके होते हैं। 80 सेंट? हाँ, उनका डेटा कहता था कि बॉडी कॉपी पढ़ने वालों से 5 गुना ज्यादा लोग सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं। इसलिए अगर हेडलाइन ने अपना काम नहीं किया तो आपका पूरा विज्ञापन बेकार है। हेडलाइन तो शानदार है, पर उसके बाद क्या? जैसा हमने पहले बात की, ओगिलवी का मानना था द मोर यू टेल द मोर यू सेल। पर आज के 15 सेकंड के टिकटॉक वीडियो के जमाने में क्या कोई इतनी लंबी कॉपी पढ़ता है? क्या ये सिद्धांत मर चुका है? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, ओगिलवी का मतलब ये नहीं था कि आप बेवजह लिखते जाएं। अच्छा। उनका मतलब था कि अगर कोई ग्राहक आपका प्रोडक्ट खरीदने में सच में दिलचस्पी रखता है, चाहे वो कार हो या कोई महंगा स्किन केयर प्रोडक्ट, तो वो उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात जानना चाहेगा। सही है। आज इसका रूप बदल गया है। शायद कोई लंबा लेख न पढ़े, लेकिन वो आपकी वेबसाइट पर जाकर स्पेसिफिकेशंस देखेगा, यूट्यूब पर रिव्यू वीडियो देखेगा, Amazon पर कस्टमर के कमेंट्स पढ़ेगा। तो ये सब लंबी कॉपी का ही आधुनिक रूप है। हाँ, सीयर्स कंपनी का कैटलॉग जो सिर्फ तथ्य और जानकारी देकर हर साल अरबों डॉलर का सामान बेचता था, ओगिलवी का पसंदीदा उदाहरण था। मतलब माध्यम बदल गया है, लेकिन जानकारी की भूख वही है। बिल्कुल। और इनसे जुड़ा हुआ उनका एक और बड़ा कॉन्सेप्ट था ब्रांड इमेज। हैथवे शर्ट्स के लिए आंखों पर पट्टी वाले आदमी का विज्ञापन इसका क्लासिक उदाहरण है। हाँ, ब्रांड इमेज का कॉन्सेप्ट शायद ओगिलवी की सबसे बड़ी देन है। उनका मानना था कि हर विज्ञापन आपके ब्रांड की छवि के बैंक खाते में एक जमा पूंजी की तरह है, एक इन्वेस्टमेंट की तरह। हाँ, आप जो भी विज्ञापन बनाते हैं वो लोगों के मन में आपके ब्रांड की एक पर्सनालिटी बना रहा होता है। हैथवे शर्ट्स के लिए उन्होंने एक रहस्यमय, दिलचस्प किरदार बनाया, एक ऐसा कुलीन व्यक्ति जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। वो पट्टी क्यों थी? किसी को नहीं पता था कि पट्टी क्यों है, और यही बात लोगों की दिलचस्पी जगाती थी।
उन्होंने ये कैंपेन 21 साल तक चलाया। 21 साल। आज तो कोई एजेंसी 21 महीने भी ये कैंपेन चला ले तो बड़ी बात है। यही तो उनकी दूरदर्शिता थी। वो कहते थे, आप एक खड़ी सेना को विज्ञापन नहीं दिखा रहे हैं, आप एक चलती फिरती परेड को विज्ञापन दिखा रहे हैं। एक चलती फिरती परेड? इसका मतलब था कि बाजार में हर साल लाखों नए ग्राहक आते हैं और पुराने ग्राहक भूलते भी हैं। सही बात है। इसलिए सफल कैंपेन को बार बार दोहराना जरूरी है। लगातार एक ही तरह की ब्रांड इमेज पेश करने से वो लोगों के दिमाग में बस जाती है। जैसे आज हम एप्पल को क्रिएटिविटी और डिजाइन से जोड़ते हैं या वोल्वो को सुरक्षा से। बिल्कुल, ये सालों की मेहनत का नतीजा है। एजेंसी चलाना सिर्फ अच्छे विज्ञापन बनाने के बारे में नहीं है, क्लाइंट्स और टीम को मैनेज करना भी एक बड़ा काम है। इस बारे में ओगिलवी क्या कहते थे? इस पर उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। टीम के लिए उनका सिद्धांत था कि हमेशा ऐसे लोगों को काम पर रखो जो आपसे बेहतर हों। वो एक रूसी कहावत का उदाहरण देते थे, अगर हम में से हर कोई बोनो को काम पर रखेगा तो हम बोनो की कंपनी बन जाएंगे, लेकिन अगर हम में से हर कोई दिग्गजों को काम पर रखेगा तो हम दिग्गजों की कंपनी बन जाएंगे। मतलब अपने से बेहतर लोगों को हायर करो। हाँ, और वो समितियों से नफरत करते थे। उनका एक और मशहूर कथन है, अपने शहरों के सभी पार्कों में खोजें, आपको समितियों की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। हाँ, ये तो बहुत सही है। उनका मानना था कि महान काम एक व्यक्ति की सोच से पैदा होता है, कमेटी की मीटिंग से नहीं। और क्लाइंट्स के साथ काम करने को लेकर उनकी क्या सलाह थी? बहुत ही व्यवहारिक सलाह। पहली, किसी ऐसे क्लाइंट के साथ कभी काम ना करें जिसका प्रोडक्ट आप खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी महान विज्ञापन एक खराब प्रोडक्ट को लंबे समय तक नहीं बेच सकता। सही है। दूसरी, अपनी एजेंसी की प्रतिष्ठा की रक्षा करें। अगर कोई क्लाइंट आपको एक खराब या बेईमान विज्ञापन चलाने के लिए मजबूर करता है तो उस क्लाइंट को खो देना बेहतर है, भले ही उससे कितना भी पैसा क्यों ना मिल रहा हो। ये तो बड़ा साहसी कदम है, पर लॉन्ग टर्म में यही सही है। और तीसरी, नए क्लाइंट्स को आकर्षित करने के लिए, खासकर जब आप नए हों, तो उनके प्रोडक्ट पर रिसर्च करें और उन्हें मुफ्त में एक बेहतरीन कैंपेन का आइडिया दें। उन्होंने कहा कि उनके शुरुआती दिनों में यही तरकीब सबसे ज्यादा काम आई थी। तो सब कुछ सुनने के बाद हम वापस अपने शुरुआती सवाल पर आते हैं। आज के डिजिटल दौर में जहां हर कोई शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स और वायरल होने के पीछे भाग रहा है, ओगिलवी की ये बातें कितनी काम की हैं? मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा। सच में? हाँ, पहली और सबसे बड़ी सीख है ग्राहक की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना। आज का ग्राहक बहुत स्मार्ट है, उसके पास जानकारी के कई स्रोत हैं। सही। आप उसे झूठे वादों से नहीं बहला सकते, आपको उसे तथ्य और असली वैल्यू देनी होगी। दूसरी बात जो मुझे समझ आई वो है रिसर्च का महत्व। बिल्कुल। ओगिलवी ने अपने सबसे सफल आइडियाज घंटों की रिसर्च के बाद ही खोजे थे। आज हमारे पास उनसे कहीं ज्यादा डेटा और एनालिटिक्स टूल्स हैं, लेकिन क्या हम सच में उनका इस्तेमाल ग्राहक को गहराई से समझने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ क्लिक्स और इम्प्रेशंस गिन रहे हैं? बिल्कुल सही सवाल है। और तीसरी है दीर्घकालिक सोच। शॉर्ट टर्म सेल्स, प्रमोशन और डिस्काउंट पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से ब्रांड की छवि खराब होती है। ओगिलवी सिखाते हैं कि हर विज्ञापन को अपनी ब्रांड पर्सनालिटी बनाने में एक निवेश के रूप में देखें। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। तो ऐसा लगता है कि ओगिलवी की किताब सिर्फ एडवर्टाइजिंग की रेसिपी बुक नहीं है, बल्कि ये बिजनेस और लीडरशिप में सोचने का एक तरीका सिखाती है। हाँ, उत्कृष्टता का पीछा करना, बड़े होने का नहीं। हाँ, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी सीख है। अंत में उन्होंने कहा था, मैं एक विशाल नौकरशाही की अध्यक्षता करने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखता। उत्कृष्टता का पीछा करना बड़े होने के पीछा करने से कम लाभदायक हो सकता है, लेकिन ये अधिक संतोषजनक हो सकता है। चलिए, तो आज की इस बातचीत को कुछ मुख्य बातों के साथ समेटते हैं। जरूर। पहली बात जो मेरे दिमाग में रह गई है वो है कि विज्ञापन का अंतिम लक्ष्य बेचना ही है, लेकिन आप लोगों को बोर करके कुछ नहीं बेच सकते। क्रिएटिविटी और कॉमर्स को साथ लेकर चलना होगा। दूसरी, आपका ग्राहक आपका पार्टनर है, कोई टारगेट नहीं। उसकी इज्जत करें, उसे तथ्य दें और उसकी बुद्धिमत्ता को कभी कम न समझें। द कंज्यूमर इज नॉट अ मोरॉन। तीसरी, एक बड़ा आइडिया आज भी किसी भी कैंपेन की जान है, चाहे वो होर्डिंग पर हो या इंस्टाग्राम रील में। एक शक्तिशाली आइडिया ही भीड़ से अलग खड़ा होता है। और चौथी, ब्रांड बनाना एक लंबी प्रक्रिया है। हर विज्ञापन उस इमारत में लगने वाली एक ईंट है। निरंतरता और धैर्य बहुत जरूरी है।
आप एक चलती फिरती परेड को विज्ञापन दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो डेविड ओगिलवी की ये बातें आज भी उतनी ही ताजी और जरूरी हैं जितनी 70 साल पहले थी। हाँ, तकनीक बदल गई है, लेकिन इंसान की इच्छाएं, उसके डर और उसकी आकांक्षाएं आज भी वही हैं। और शायद यही वो विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विज्ञापन की कॉपी लिख सकता है और तस्वीरें बना सकता है, तब एक इंसान की भूमिका क्या रह जाती है? बहुत गहरा सवाल है। शायद ओगिलवी इसका जवाब देते। एआई आपको डेटा दे सकता है, लेकिन वो बड़ा आइडिया जो इंसानी दिलों को छू जाए, वो आज भी एक जिज्ञासु, रचनात्मक और साहसी दिमाग से ही आएगा। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि डेविड ओगिलवी के विचारों ने आपको सोचने और सीखने के लिए कुछ नया दिया होगा। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक किताबों के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब और नए विचारों के साथ। धन्यवाद।